नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फर्स्ट ईयर ट्रेड थियरी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखेंगे। मॉड्यूल हम लोग का चल रहा है, पहला मॉड्यूल क्या है, बेसिक कार्यशाला अभ्यास। ठीक है, हम लोग देख रहे थे बेसिक कार्यशाला अभ्यास, पहला मॉड्यूल था हमारा। इसमें हम लोग पीपीई पढ़ चुके हैं, है ना, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, जब भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, कार्यशाला में काम करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एड की क्या क्या व्यवस्था होती है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, कि यदि किसी कारीगर को, किसी श्रमिक को चोट लगता है तो उसका शुरू में कैसे इलाज करना है, प्राथमिक स्तर पर कैसे इलाज करना है, उसके बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा पहला जो हेडिंग है वो होगी हमारी प्राथमिक उपचार की। ठीक है, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। इसमें बोल रहा है प्राथमिक उपचार को प्राथमिक रूप से अथवा गंभीर रूप से घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल और सहायता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी प्राथमिक उपचार क्या है, जो प्रारंभिक रूप से किसी भी घायल श्रमिक को तत्काल दी जाने वाली सुविधा है। ठीक है, और सहायता है। मुख्य रूप से जीवन को बचाने के लिए, आगे की गिरावट या चोट को रोकने के लिए, पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना, सर्वोत्तम संभव आराम प्रदान करने के लिए, और अंत में उन्हें सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से चिकित्सा केंद्र अस्पताल पर पहुंचाने में मदद करने के लिए, यह पहुंच के भीतर उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए एक तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। ठीक है, बोल रहा है कि जो प्राथमिक हमारा चिकित्सा होती है या फर्स्ट एड जो होती है, वो किसी भी श्रमिक, चोटिल श्रमिक को तब तक दी जाती है जब तक हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। ठीक है, यानी हॉस्पिटल ले जाने से चोट खाने के बीच में जो भी समय बचता है उसको हम वेस्ट ना करते हुए उसका प्राथमिक उपचार करते हैं, ताकि उसकी स्थिति और खराब ना हो सके। ठीक है, हाँ, आगे है हमारा यहाँ पे आगे के नुकसान को रोकना। ठीक है, इसे कभी कभी स्थिति को बिगड़ने से रोकने अथवा आगे चोट लगने के खतरा को भी कहा जाता है। इसमें बाहरी कारक शामिल होते हैं, जैसे रोगी को नुकसान की किसी भी कारण से दूर ले जाना, और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी को लागू करने, जैसे रक्तस्राव को खतरनाक बनाने से रोकने के लिए दबाव डालना। ठीक है, बोल रहा है कि प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड का मतलब होता है कि आगे के नुकसान को रोकना। ठीक है, यानी आगे के नुकसान को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे कि किसी भी श्रमिक को रक्तस्राव हो रहा है और वो खतरनाक ना हो सके, इसके लिए हम लोग फर्स्ट एड में क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, यानी उस घाव के ऊपर दबाव डालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें पट्टी वगैरह लगा देते हैं, जिससे आगे की स्थिति खराब नहीं होती है। ठीक है, आगे हमारा प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण क्या कहता है कि अगर फर्स्ट एड करना है हमको, ठीक है, तो उसको कैसे करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बुनियादी सिद्धांत, जैसे चिपकने वाली पट्टी का उपयोग करना या ब्लीड पर सीधा दबाव डालना, अक्सर जीवन के अनुभवों के माध्यम से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि प्रभावी जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए निर्देश और व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए हमको निर्देश और व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा में शामिल होता है ना। आगे है हमारा प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी एक चीज होती है जिसके माध्यम से हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, श्रमिक को क्या हुआ है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी। ठीक है, एबीसी का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ए का मतलब है एयरवे, एयरवे का मतलब है वायुमार्ग। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायुमार्ग अवरुद्ध नहीं है, सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति को चोट लगा है, किसी भी श्रमिक को चोट लगा है, तो पहले देखना चाहिए कि उसका वायुमार्ग बाधित तो नहीं है, उसके वायुमार्ग में कोई रुकावट तो नहीं है। ठीक है, अगर रुकावट होती है तो जीवन के लिए खतरा और आपातकाल की स्थिति हो सकती है, इसको बोलते हैं ए। ठीक है, एबीसी में ए क्या है, वायुमार्ग। ठीक है, बी है हमारा ब्रीदिंग। ठीक है, बी क्या है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। अगर सांस रुक जाती है तो पीड़ित की जल्द ही मृत्यु हो सकती है, इसलिए सांस
लिए सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण अगला चरण है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति चोटिल है, उसकी सांस रुक गई है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमको कि उसको सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, यानी सांस लेने में मदद कराना है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा में कई विधियों का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, एबीसी में हमारा तीसरा क्या है, परिसंचरण। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। किसी भी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए रक्त संचरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहना है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन होना अनिवार्य है या आवश्यक है। ठीक है, प्राथमिक उपचारकर्ताओं को अब सीपीआर विधियों के माध्यम से सीधे छाती के संकुचन किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, सीपीआर का मतलब होता है कि जब व्यक्ति का सर्कुलेशन कमजोर हो गया है, ठीक है, यानी हार्ट उसका काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सीपीआर करते हैं, यानी छाती पर क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, संकुचित करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या होता है? ठीक है, सीपीआर का मतलब है कार्डियो पुल्मोनरी रिसिस्टेशन। ठीक है, बोला है कि सीपीआर जीवनदायी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। बोला है सीपीआर जीवन को बनाए रखने वाला हो सकता है। यदि कोई सीपीआर में प्रशिक्षित है और व्यक्ति को घुटन हो रही है या उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत सीपीआर करें। ठीक है, सीपीआर किस लिए होता है? जब कोई श्रमिक जो है उसको सांस लेने में घुटन होती है, ठीक है, और सांस अच्छे से नहीं ले पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सीपीआर करना चाहिए। ठीक है, सीपीआर में बोला है आगे, हालांकि यदि कोई सीपीआर में प्रशिक्षित नहीं है तो प्रयास ना करें, क्योंकि आप आगे चोट का कारण बन सकते हैं। ठीक है, बोला कि अगर जो भी फर्स्ट एड देने वाला हमारा कर्मचारी है, चिकित्सक है, अगर उसको सीपीआर के बारे में नहीं पता है तो सीपीआर नहीं करना चाहिए। अगर वो सीपीआर करता है, उसको सीपीआर के बारे में नहीं पता है, तो क्या होगा? श्रमिक की हालत और खराब हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं आपात स्थिति की रिपोर्ट कैसे करें। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री में या काम करते समय किसी जगह आपात स्थिति आती है तो हमको क्या करना है? ठीक है, किसी आपात स्थिति की रिपोर्ट करना उन चीज़ों में से एक है जो काफ़ी सरल लगती है, जब तक कि वास्तव में आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब तक हम इस स्थिति का उपयोग नहीं करते हैं किसी ऐसे टाइम पे जब चीज़ों को बताना होता है, तो हमको क्या लगती है? वो आसान लगती है। दुर्घटना स्थल पर सदमे की भावना व्याप्त होती है। जब भी कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसमें क्या होता है? सबको सदमा सा लगता है कि हाँ, ये दुर्घटना कैसे हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपात की स्थिति का रिपोर्ट कैसे करना है? मान लीजिए हम किसी एम्बुलेंस को फोन करते हैं या फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको बुलाना है या कैसे अपनी स्थिति का वर्णन करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है स्थिति की तात्कालिकता का आकलन करें। इससे पहले कि आप किसी आपात स्थिति की रिपोर्ट करें, सुनिश्चित करें कि स्थिति वास्तव में आवश्यक है। ठीक है, स्थिति का आकलन करना है, उसके अनुसार ही हमको रिपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे आग लग जाती है, इसमें दिया है एक घटना क्या है कि आग लगी है। ठीक है, तो आपको कैसे सूचना देना है? आग लगने की स्थिति में क्या है? अगर आप आग की सूचना दे रहे हैं तो वर्णन करें आग कैसे लगी है और यह वास्तव में कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी आग कहाँ लगी है, यानी जिस स्थान पे लगा है उस स्थान का आपको बारे में, उस स्थान के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप फायर ब्रिगेड को जब कॉल करके बुलाएं तो उस स्थिति से अवगत कराएं कि आग लगी कैसे है। आग सामान्य ईंधन से लगा है या इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है या किसी और कारण से आग लगी है, यानी आग के कारण का वर्णन करना है कि आग लगी कैसे है। अगर कोई पहले से ही घायल हो चुका है या लापता है तो उसकी भी रिपोर्ट करना है। ठीक है, यानी आग में कोई घायल हो गया है या लापता हो गया है तो उसकी भी सूचना देनी है। आगे बोल रहा है एक जीवन के लिए खतरा वाली चिकित्सा आपात स्थिति में बताएं कि घटना कैसी हुई है और व्यक्ति वर्तमान में कौन से लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आपात की स्थिति में हमको बताना है कि घटना हुई कैसे और कोई अगर घायल है तो उसके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं उसको बताना है। ठीक है, आगे है बोल रहा है कि मान लीजिए एक कार में दुर्घटना हुई है, कार दुर्घटना हुई है। ठीक है, तो बोल रहा है स्थान, घायलों की गंभीर प्रकृति, वाहन का विवरण और पंजीकरण, शामिल लोगों की संख्या इत्यादि। यानी बोल रहा है कि अगर कहीं सड़क किनारे कार की दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में हमको क्या करना है? घायल लोग हैं उनकी
प्रकृति बतानी है कि उनका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, किस प्रकार से घायल है। वाहन की प्रकृति का विवरण करना है कि वाहन कैसा है, हैवी वाहन है या छोटे वाहन है, उस तरह से। और उसमें शामिल लोगों की संख्या को भी बताना है। ठीक है, इतनी चीजों को जो है हमको आसानी से बताना पड़ेगा जब हम किसी आपात स्थिति में कॉल करेंगे किसी फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस को। ठीक है, आगे है हमारा आपात नंबर पर कॉल करना। ठीक है, ये तो लगभग सबको पता होता है कि आपात नंबर पर हम कॉल कैसे करते हैं। उसके लिए आपातकालीन नंबर बदलता रहता है, लेकिन पुलिस और फायर के लिए डायल 100 होता है। ठीक है, जब भी आप फोन से 100 नंबर डायल करेंगे तो आपको पुलिस और फायर की को सूचना जाता है। ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस के लिए 108 डायल किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक उपचारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ठीक है, जो भी व्यक्ति हमारा प्राथमिक उपचार करता है यानी फर्स्ट एड का मेंबर है, जो क्या करेगा, जैसे छोटे से डॉक्टर या कंपाउंडर हो सकते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उसके बारे में बात करना है। पहला इसमें स्थिति का मूल्यांकन करना। ठीक है, मान लीजिए मैं फर्स्ट एड उपचार करता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला क्या है, स्थिति का मूल्यांकन करना। क्या ऐसी चीजें हैं जो प्राथमिक उपचारकर्ता को जोखिम में डाल सकती है। हाँ, आग, जहरीले धुएं, गैस, एक अस्थिर इमारत, बिजली के तारों या अन्य खतरनाक परिदृश्य जैसी दुर्घटनाओं का सामना करते समय प्राथमिक उपचारकर्ता को बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि जो प्राथमिक उपचार करता है उसको बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि वो जिस परिदृश्य में गया है उपचार करने वो कैसा है। कहीं वहां पे जहरीला धुआं तो नहीं है, जहरीली गैस तो नहीं है, अस्थिर बिजली की इमारत तो ही नहीं है, यानी वहां पे बिजली का कोई संकट तो नहीं है। ऐसी स्थिति का उसको आकलन करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में जल्दबाजी ना करें जो घायल साबित हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई स्थिति दिख रही है आपको तो उसमें जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो स्वयं को नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है यहाँ पे एबीसी याद रखना। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा जो हमारा डॉक्टर है शुरुआती वाला प्राथमिक वाला, उसको प्राथमिक चिकित्सा को एबीसी के 3 महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। ठीक है, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा कर्ता द्वारा देखने की आवश्यकता होती है। एबीसी होता क्या है हमने अभी आगे पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं जो प्राथमिक उपचारकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। एबीसी क्या है। ए का मतलब है वायुमार्ग, क्या किसी व्यक्ति का वायुमार्ग बाधित है या अबाधित है। वायुमार्ग का मतलब है श्वसन लेने वाली जो नली होती है उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा कह रहा है श्वास, क्या व्यक्ति श्वास ले पा रहा है या नहीं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए या उसको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है परिसंचरण, परिसंचरण या सर्कुलेशन, क्या व्यक्ति की प्रमुख नाड़ी बिंदुओं पर नाड़ी दिखता है कि नहीं। ठीक है, सर्कुलेशन में क्या होता है सर्कुलेशन में जब सर्कुलेशन होता है ब्लड का तो क्या होता है, नाड़ी दिखती है, टप टप की उसमें आवाज आती है। ठीक है, आगे हमारा पीड़ित को हिलाने से बचना। ठीक है, प्राथमिक उपचारकर्ताओं को ध्यान देना है कि पीड़ित को हिलाना नहीं है, उससे बचना है। कैसे, पीड़ित को तब तक हिलाने से बचें जब तक कि उन्हें तत्काल खतरा ना हो। ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है कि जो पीड़ित है उसको कोई खतरा है तत्काल में तो उसको हिलाना है, अन्यथा हिलाना नहीं है उसको। ठीक है, पीड़ित को स्थानांतरित करने से अक्सर चोट लग सकती है, खासकर रीढ़ की हड्डी की चोटों के मामले में। ठीक है, पता लगे ऐसी पीड़ित है हमारे पास जिसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और हमको पता नहीं है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, यानी हम प्राथमिक उपचार करता है और उसको हिला रहे हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे है आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना। ठीक है, अगर हम प्राथमिक उपचार करता है तो हमारा एक काम और होना चाहिए कि आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना। ठीक है, मदद के लिए कॉल करें या किसी और को जल्द से जल्द मदद करने के लिए कॉल करने के लिए कहें। ठीक है, अगर हम प्राथमिक उपचार करता है, हमको पता है कि जो पेशेंट है वो हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो हमको आपातकालीन नंबर पे कॉल करना है, या हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और से करवा सकते हैं। यदि दुर्घटना स्थल पर अकेले हैं तो मदद के लिए कॉल करने से पहले श्वास को स्थापित करने का प्रयास करें और पीड़ित को अकेला ना छोड़ें। ठीक है, मदद करने के लिए अगर आप वहां पे अकेले हैं तो पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे है जवाबदेही निर्धारित करना।
अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे धीरे धीरे हिलाकर उससे बात करके उसे जगाने की कोशिश करें। ठीक है, यदि व्यक्ति कोई क्या है बेहोश है तो उससे क्या करना है, धीरे से हिलाना है और उससे बात करना है, यानी उसको जगा कर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आवश्यकता अनुसार रक्तस्राव, आघात और अन्य समस्याओं का उपचार करना। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यह प्रमाणित करने के बाद कि पीड़ित सांस ले रहा है और उसकी नाड़ी, अगली प्राथमिकता किसी भी रक्तस्राव को नियंत्रित करने से होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखना है उसमें पीड़ित को कि पीड़ित सांस ले रहा है और उसकी नाड़ी चल रही है, ठीक है, तो हमारी अगली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसका रक्तस्राव ना हो। ठीक है, यानी कहीं कटिंग वटिंग है तो उसको देखना है, नहीं तो रक्त बह जाएगा तो फिर उसकी धीरे धीरे सांस बंद हो जाएगी। ठीक है, इसमें बोल रहा है पहला रक्तस्राव बंद करना। बोल रहा है आघात से पीड़ित को बचाने के लिए रक्तस्राव पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। ठीक है, रक्तस्राव के प्रबंधन के किसी अन्य तरीकों को आजमाने से पहले घाव पर सीधे दबाव डालें। ठीक है, बोला यदि किसी घायल का रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, यानी उसके हाथ में कहीं कट लग गया है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, कोई और उपचार ना करने से पहले क्या करना है, घाव पर सीधे दबाव डालना है। मान लीजिए मेरी उंगली में कट लग गया है, ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है या रक्तस्राव हो रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उस पे यानी जहाँ पे घाव है, जहाँ पे कट लगा है, उस पे दबाव डालना है ताकि और अधिक रक्त ना बहे। ठीक है, आगे है जले का इलाज। ठीक है, पहले और दूसरे डिग्री के जले को ठंडे पानी में डुबोकर या फ्लश करके इलाज करें। ठीक है, अगर पहले या दूसरे डिग्री यानी पहला और दूसरा प्रकार का जला हुआ स्किन है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ठंडे पानी से क्या करना है, डुबाना है या फ्लश करना है यानी धुलना है। ठीक है, मान लीजिए हाथ में क्या होता है, पहला डिग्री क्या होता है, हाथ में हल्का सा जल गया। ठीक है, हल्का सा जल गया तो पानी में डुबा के रखना है। दूसरा डिग्री क्या है, ऐसा इतना जला है कि स्किन नहीं निकली है आपकी, तो उसको भी क्या करना है, पानी से ही धुलना है। ठीक है, क्रीम या मक्खन या मलहम का प्रयोग ना करें और फफोलों के ना फोड़ें। ठीक है, मान लीजिए ऐसा जलता है कभी हाथ कि उस पर क्या होता है, फफोले पड़ जाते हैं, तो क्या करना है, फफोलों को नहीं फोड़ना है। आगे बोल रहा है थर्ड डिग्री बर्न को एक नम कपड़े से ढकना चाहिए। थर्ड डिग्री बर्न का मतलब है कि ऐसा आपका हाथ जल गया है कि उसकी स्किन निकल गई है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, उसको कपड़े से ढकना चाहिए। जलने से कपड़े और आभूषण हटा दें, लेकिन जले हुए कपड़ों को हटाने की कोशिश ना करें। ठीक है, जहां पे जला हुआ है वहां पर क्या करना है, कपड़ा और आभूषण जो भी व्यक्ति पहना है उसको हटा देना है, लेकिन जले हुए कपड़ों को हटाने की कोशिश ना करें। यानी कि आपके हाथ में जल गया है और उसके साथ कपड़ा भी चिपक गया है, तो उसको तुरंत खुद नहीं हटाना है जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। ठीक है, आगे बोल रहा है मस्तिष्क घात का इलाज करना। ठीक है, यदि पीड़ित को सिर पर चोट लगी है तो आघात के लक्षण को देखें। ठीक है, यानी पीड़ित के सर पे अगर चोट लगा है तो उसके लक्षण को देखना है, कैसा कर रहा है। सामान्य लक्षण है तो चोट के बाद चेतना का नुकसान, भटकाव या स्मृति हानि, चक्कर, मलती या सुस्ती। ठीक है, इस प्रकार की लक्षण को हमको देखना है अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर घात लगा है। ठीक है, आगे है रीढ़ की हड्डी में, आगे है रीढ़ की हड्डी में चोट के पीड़ित का इलाज करना है। ठीक है, यदि रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह है तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पीड़ित के सिर, गर्दन, पीठ को तब तक ना हिलाएं जब तक कि वे तत्काल खतरे में नहीं है। ठीक है, यदि किसी पीड़ित के रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया है तो उसमें क्या करना है, हमको उसको हिलाना नहीं है, व्यक्ति को आराम से लेटे रहने देना है जब तक कि कोई प्रारंभिक या कोई जो है तत्काल खतरा महसूस ना हो। पता चले कि वो खतरे में है तो उसको हिला के आप दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन अगर उसको खतरा नहीं है तो उसको नहीं हिलाना है ना। आगे देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इसमें बोल रहा है पहला आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। ठीक है, यदि फर्स्ट एड करना है किसी का तो अगर वो चिकित्सक के बाहर है तो क्या करना है, आपातकालीन नंबर पर फोन करना है। दूसरा है हमारा व्यक्ति के वायुमार्ग, श्वास और नाड़ी की बार बार जांच करें, यदि आवश्यक हो तो बचाव श्वास और सीपीआर शुरू करें। ठीक है, उस दूसरा क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के वायुमार्ग, श्वास और नाड़ी की बार बार जांच करना है, यदि जरूरत है तो हमको सीपीआर करना चाहिए, है ना। तीसरा है अगर व्यक्ति सांस ले रहा है और पीठ के बल लेटा हुआ है और रीढ़ की हड्डी की चोट से
बचाते हुए व्यक्ति को सावधानी से बगल की तरफ, बाई की तरफ क्या है, घुमाएं। ठीक है, यदि व्यक्ति सांस ले रहा है और पीठ के बल लेटा है, अगर उसको चोट लगी है पीठ या रीढ़ की हड्डी में, तो उसको क्या करना है, आराम से बाएं तरफ लिटा देना है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि रीढ़ की हड्डी में चोट है तो पीड़ित की स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना पड़ सकता है ना। आगे बोल रहा है अगर व्यक्ति उल्टी करता है तो पूरे शरीर को एक बार में एक तरफ घुमाए। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति या पीड़ित है जिसको क्या है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है और उसको अगर उल्टी आ रहा है तो एक साथ सीधा बाएं तरफ मोड़ देना है, बार बार उसको नहीं हिलाना है ना। आगे बोल रहा है चिकित्सा सहायता आने तक व्यक्ति को जोशपूर्ण रखें। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति को चोट लगा है कि कोई व्यक्ति घायल हो गया है, ठीक है, और वो थोड़ा थोड़ा घबरा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है तब तक उसको बातचीत में उलझा के रखना है ताकि उसके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए और उसको हताश ना होने दिया जाए। आगे बोल रहा है यदि आप किसी व्यक्ति को बेहोश होते देखते हैं तो गिरने से रोकने की कोशिश करें। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति घायल है, बैठा है, वो बेहोश हो रहा है तो गिरेगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, उसको गिरने से रोकना है। व्यक्ति को फर्श पर सपाट लेटाएं और पैरों के स्तर को ऊपर उठाएं और सहारा दें। ठीक है, यदि व्यक्ति गिर रहा है तो उसको क्या करना, पकड़ के फर्श पर सीधा लेटा देना है और उसके पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। आगे बोला यदि लो ब्लड शुगर के कारण बेहोशी होने की संभावना है तो होश में आने पर व्यक्ति को खाने पीने के लिए कुछ मीठा दें। ठीक है, यदि ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को लो ब्लड शुगर है, यानी शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है, तो व्यक्ति जब होश में आए तो उसको मीठा खाने के लिए दें। आगे बोल रहा है क्या ना करें, ना करें, हमको क्या नहीं करना चाहिए। पहला बोल रहा है कि बेहोश व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने को ना दें। ठीक है, अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं देना है। अगला है हमारा व्यक्ति को अकेले ना छोड़े। ठीक है, यदि व्यक्ति पीड़ित है या उसको कुछ चोट लगा है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना है। आगे बोल रहा है बेहोश व्यक्ति के लिए सिर के नीचे तकिया ना लगाएं। व्यक्ति अगर बेहोश है तो उसके सर के नीचे तकिया नहीं लगाना है। आगे बोल रहा है बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ या पानी के छींटे मारकर उसे पुनर्चेतना में लाने का प्रयास ना करें। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, ऐसा नहीं है कि उसको थप्पड़ से मारना है, पानी की छींटे मारना है और उसको वापस पुनर्चेतना में लाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं बेहोश घायल व्यक्ति का निदान कैसे करना। ठीक है, यदि कोई बेहोश है, घायल है, उसका निदान कैसे करना है। पहला है शराब पर विचार करना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति घायल है और बेहोश है तो पहले हमको शराब पर विचार करना है, कहीं उसके शराब पीने का लक्षण तो नहीं दिख रहा है। बोला है पीने के लक्षण देखें जैसे खाली बोतलें या शराब की गंध। ठीक है, इन चीजों को पहले देखना है, कहीं वो शराब तो पीकर नहीं बेहोश हो गया है। ठीक है, दूसरा है मिर्गी पर विचार करें। ठीक है, कई बार होता है व्यक्ति को मिर्गी आता है तो बेहोश हो जाता है, उसके लिए क्या देखना है, मुंह के चारों ओर लार या आमतौर पर अव्यवस्थित दृश्य जैसे हिंसक दौरे के संकेत हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, बेहोश है, तो देखना कहीं उसको मिर्गी तो नहीं है, यानी उसके मुंह के चारों तरफ कोई लार या कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं लगा है जिससे पता चल सके मिर्गी आई है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन के बारे में सोचना, क्या वह व्यक्ति इंसुलिन शॉक से पीड़ित हो सकता है, उसके बारे में भी हमको देखना है। अगला है ड्रग्स के बारे में सोचना, क्या कोई व्यक्ति ओवरडोज था, ठीक है, या ऐसे ड्रग्स में नशीले पदार्थ को लेकर बेहोश तो नहीं हो गया है, उसके बारे में देखना है हमको। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने कम खुराक ली हो। ड्रग्स का मतलब नशे वाले पदार्थ से होता है या फिर दवा से भी होता है। पता चले कोई व्यक्ति को एक फिक्स खुराक डॉक्टर ने दी है कि हाँ आपको इतना ड्रग्स लेना है आपकी बीमारी के इलाज के लिए, और वो व्यक्ति नहीं ले पाया है और बेहोश हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे है आघात पर विचार करना, क्या व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल है। ठीक है, ये भी हमको देखना है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल है और उस कारण बेहोश हो गया है, इसको भी चेक करना है। आगे है संक्रमण के लक्षण देखना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति घायल है तो उसमें क्या है, घाव के चारों ओर और लालिमा या लाल धारियां। ठीक है, यानी देखना है कि उसके घाव के चारों ओर संक्रमण तो नहीं है, इस कारण तो नहीं बेहोश हो गया है। ठीक है, आगे देखना है जहर के संकेतों के लिए चारों तरफ देखना। देखो ऐसा मान लीजिए कोई बेहोश हो गया है तो पता चले कि वो जहर खा के बेहोश हो गया है। ठीक है, उस चीज को भी हमको देखना है। इसमें क्या देखना है, गोलियों की खाली बोतल, ऐसे पता चला कि जहर की गोली लेकर वो खा लिया है और आसपास उसका बोतल पड़ा हुआ है। ठीक है, वो चीज देखना है। या तो फिर ये देखना है कि सर्पदंश का घाव, पता चले सांप ने उसको काट लिया, इस कारण बेहोश हो गया, उस पर भी ध्यान देना है।
आगे हम लोग देखते हैं अग्नि सुरक्षा, फायर सेफ्टी। ठीक है, इसमें है आग से पहले तैयारी करना। ठीक है, हमेशा आप अपने आप को आप कहाँ हैं से परिचित कराएं और यह जानना सुनिश्चित करें कि दो निकटतम निकासों तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हैं, है ना, और क्या है, आग लगने की संभावना है या आग लग चुकी है, तो पहले आपको क्या करना है कि ऐसे स्थान को खोज के रखना है कि आप आसानी से बाहर निकल सकें। याद रखें कि आग की स्थिति में धुआं अंधा कर रहा है और कमरे और हॉलवे में जमा हो जाएगा। यह स्थिति आपको सुरक्षा से बचने के लिए झुकने या रेंगने पर मजबूर कर सकती है। ठीक है, पता चले आग लग गया है कमरा में और पूरा धुआं फैल गया है। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो सकता है कि आप झुक के जाएं या रेंग के जाएं। अपने आसपास के बारे में हमेशा जागरूक रहने से निकटतम निकास के बारे में आपका ज्ञान और एक योजना होने से अचानक निपटने की आपकी क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना है कि निकासी कहाँ से है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से हो सकता है। इसमें बोल रहा है अगर आपको इसकी सूचना दी जाती है या आग का पता चलता है तो क्या करना है। आगे बोल रहा है जल्दी से निकटतम सुलभ निकास पर जाएं। ठीक है, यानी अगर आपको सूचना दे दी गई कि हाँ आग लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी किसी सुलभ स्थान पर जाना चाहिए जहां से निकलने का रास्ता है। आगे है रास्ते में अन्य लोगों को निकलने के लिए सूचित करें और उनकी सहायता करें। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया आग लगा है तो आप जब निकल रहे हैं तो साथ में जो भी मिलता है उसको भी बाहर निकाल के ले जाना है। बोला कि अगर इमारत में आग अलार्म अभी तक नहीं बज रहा है तो बाहर निकास के पास स्थित अलार्म पुल स्टेशन को मैनुअल रूप से सक्रिय करें। ठीक है, पता चले कारखाने में आग लग गई है और अभी तक अलार्म नहीं बजा है, उस स्थिति में क्या करना है, आपको बाहर निकलना है और अलार्म की तरफ जाकर उसको मैनुअल रूप से ऑपरेट करके अलार्म को चालू करना है। आगे हमारा इमारत से बाहर निकले और भीड़ क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। ठीक है, क्या करना है, इमारत से बाहर निकलना है जहां पे आग लगा है और जहां पे भीड़ इकट्ठा है उधर हमको बढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एड का टॉपिक खत्म हो गया लगभग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था उसमें हमने इसको पढ़ा दिया आपको, है ना। इसमें थोड़ा चीज़ों को हमने स्किप किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था। ठीक है, तो हमको फर्स्ट एड में इतना ही देखना है। फर्स्ट एड में मेन चीज़ होता है एबीसी। ठीक है, एबीसी का मतलब एयरवे होता है, बी का मतलब ब्रीदिंग होता है, सी का मतलब सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और फर्स्ट एड कैसे करना है और किस व्यक्ति को फर्स्ट एड करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये टॉपिक छोटा सा हमारा खत्म हो गया है। आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर इसको आप देखिएगा नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, एक बार दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा आसान है, उतना बड़ा भी नहीं है।